अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। दोस्तों, क्या आप लोग चाहते हैं कि आप मिनरल एसिड को अच्छे तरीके से सीख सकें और आप लोग इस एसिड को सीखने के लिए पुरजोश है? अगर आप लोगों की ये तमन्ना है तो आपने बेहतरीन चैनल का इंतखाब किया है। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपके तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, हमने फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर शुरू किए थे। पहले मैंने तमाम पॉइजन की क्लासिफिकेशन बताया था और फिर मैंने उनमें से कोरोसिव पॉइज़न की क्लासिफिकेशन आप लोगों को बताया था। और कोरोसिव पॉइज़न को जब हमने क्लासिफाई किया था तो हमने कहा था कि ये बेसिकली दो क्लासेस होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एक स्ट्रॉन्ग बेसिस। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने फर्दर एसिड के टाइप्स उसको क्लासिफाई किया था। तो उनमें एक जो क्लास था वो था मिनरल एसिड्स। आज हम मिनरल एसिड्स को पढ़ेंगे। मिनरल एसिड्स जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, ये हमारे पास वो एसिड है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल जिसमें होते हैं, उसके जो एसिड होते हैं उनको मिनरल एसिड्स कहते हैं। तो तमाम अदर एसिड्स की तरह ये भी हमारे पास कोरोजन्स यानी अल्सरेशन और इन्फ्लेमेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ ये करते हैं। तो मिनरल एसिड को हमने पढ़ा था कि 3 किस्म के मिनरल एसिड्स है हमारे पास, H2SO4, HNO3 और HCl, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम इन सब पॉइजन को पढ़ेंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर दूसरे वीडियो में हम उसके मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। हर पॉइजन की नेचर, फेटल डोज, फेटल पीरियड, एक्शंस, साइन एंड सिम्टम्स, काज ऑफ डेथ, पोस्टमार्टम फाइंडिंग और मेडिको लीगल एस्पेक्ट, इन तमाम पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। पहले हम शुरू करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, जिसको आयल ऑफ विट्रियोल के भी कहते हैं क्योंकि ये विट्रियोलेग के लिए इस्तेमाल होता है। विट्रियोलेग को मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई बंदा इरादी तौर पर किसी दूसरे शख्स के बदन पर कोरोसिव पॉइजन फेंकता है ताकि उसकी परमानेंट डिसफिगरमेंट हो जाए, तो उसको कहते हैं विट्रियोलेग। तो अब बहुत सारे पॉइजन इस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड जो ना ये हमारे पास कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस, इसका कोई कलर ये नहीं होता ना ऑर्डर होता है, और ये ऑयली नेचर रखता है। और इसके अलावा ये नॉन फ्यूमिंग यानी कोई फ्यूम नहीं बनाता सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, इस एक्शन किस तरह करता है जब बॉडी में हमारे पास, ये किस तरह डिस्ट्रक्शन करता है? तो ये सबसे पहले डिहाइड्रेशन ऑफ टिश्यूज़ करता है, डिफरेंट टिश्यू से उसकी डिहाइड्रेशन करता है। उसके अलावा ये हमारे पास वहाँ पर लिक्विफेक्टिव निक्रोसिस करता है और ग्रीसी वाइट निक्रोटिक मटेरियल बनाता है। तो पहले ग्रीसी वाइट निक्रोटिक मटेरियल बनता है, उसके बाद ये हेमोग्लोबिन को हेमाटीन में जब चेंज करता है तो वो ग्रीसी वाइट कलर ब्राउन ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। इसका जो फेटल डोज है वो है 5 to 10 ml। मीन्स जब कोई बंदा 5 to 10 ml मकदार में H2SO4 को इंजेस्ट करता है तो उस पर फेटल इफ़ेक्ट शो हो जाते हैं 5 to 10 ml। इसका फेटल पीरियड 12 to 18 आवर्स है, यानी अगर कोई बंदा फेटल डोज को लेता है तो 12 to 18 आवर्स के अंदर अगर उसके बॉडी में होता है तो फिर वो साइड इफ़ेक्ट शो करता है। अच्छा, अब इसके जो एक्शंस है सल्फ्यूरिक एसिड है वो हमने बता भी दिए, लेकिन वो और जो एक्शन है उसमें हमारे पास कोरोजन है, इसके अलावा शॉक काज करता है, इसके अलावा ये एस्फाइक्सिया काज करता है, रिस्पायरेटरी जो सिम्टम है, और इसके अलावा स्टमक परफोरेशन है। स्टमक में हमारे पास स्पेसिफिकली जीआईटी में जो स्टमक है उसको परफोरेट करता है। इसके अलावा जब वहाँ पर स्टमक परफोरेट हो जाती है तो केमिकल पेरिटोनाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम, वहाँ पर जब स्टमक से वो निकल जाते हैं ये पॉइजन तो केमिकल पेरिटोनाइटिस भी काज करता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एसोफेगस में डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर काज करता है, जिसकी वजह से हमारे पास माल न्यूट्रिशन काज होता है। अच्छा, साइन एंड सिम्टम क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग के? उसके सबसे पहले जो साइन सिम्टम होता है वो डायलेटेड प्यूपल, उस पेशेंट का प्यूपल डायलेटेड होता है। इसके अलावा बर्निंग पेन इन द थ्रोट, उसके थ्रोट में बर्निंग पेन महसूस होता है। डिस्फेजिया, डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग, डिस्फोनिया, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, डिस्निया, डिफ़िकल्टी इन रिस्पायरेशन, थर्स्ट उसको महसूस होता है। स्ट्रांगली एसिडिक वोमिटस, जब वो क्या करता है तो स्ट्रांगली एसिडिक होता है। इसके अलावा एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजन है, उसे चाकी वाइट ब्रिटल टीथ। जब उसके टीथ को देखते हैं तो चाकी वाइट कलर होता है और ब्रिटल होते हैं। इसके अलावा ये कंस्टिपेशन भी काज करता है। टेनेस्मस यानी एब्डोमिनल पेन जो होता है वो भी काज करता है। यूरिनेशन जो है ना वो सुप्रेस्ड हो जाता है। और इसके अलावा एब्डोमिनल टेंडरनेस और स्टिफनेस हो जाती है इस पेशेंट में। ये साइन एंड सिम्टम हो गई जिससे हमें पता चल जाता है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड की टॉक्सिसिटी हो गई है।
काज ऑफ डेथ क्या होता है? जब कोई शख्स सल्फ्यूरिक एसिड लेता है तो इसमें काज ऑफ डेथ जो है ना वो हमारे पास शाक से भी हो सकता है, स्टमक परफोरेशन से भी हो सकता है, केमिकल पेरिटोनाइटिस से भी हो सकता है, लेरेंजियल स्पाज्म जो रिस्पायरेटरी मैनिफेस्टेशन है उससे भी हो सकता है। इसके अलावा जब ये एसोफेजियल स्ट्रक्चर होते हैं तो उससे माल न्यूट्रिशन, तो उससे भी काज ऑफ डेथ हो सकता है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग इसमें क्या होते हैं? इसमें हमारे पास जो एंगल ऑफ माउथ है वहाँ पर जो म्यूकोसा है और जो स्किन है उसकी इरोजन होती है, लिप्स की के स्किन की भी इरोजन होती है। इसके अलावा स्टमक की परफोरेशन होती है, और इसके अलावा जो ट्रेकिया है और लेरिंग्स है वहाँ पर हमारे पास कोरोजन काज करता है, और इसके अलावा लीवर और किडनी को भी उसकी स्वेलिंग करता है, उसको टॉक्सिसिटी वहाँ पर काज करता है। इसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स क्या है? यानी ये हमारे पास किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता है? तो ये मोस्टली एक्सीडेंटल इस्तेमाल होता है। यानी ये लोग जब लेते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो ग्लाइसरीन है, गलती से फिर वो सल्फ्यूरिक एसिड को इंजेस्ट करते हैं तो फिर ये अपने साइड इफ़ेक्ट शो करते हैं। इसके अलावा ये होमिसाइडल भी इस्तेमाल हो सकता है, सुइसाइडल, एबॉर्टिफिशिएंट, विट्रियोलेग, ये तमाम मकासद के लिए, लेकिन मेनली एक्सीडेंटल मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा पॉइजन जो है ना नाइट्रिक एसिड, जिसको एक्वा फोर्टिस या रेड स्पिरिट या इनग्रेवर्स एसिड भी बोलते हैं। ये हमारे पास कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेल होता है इसका, और इसके अलावा इसका फ्यूमिंग, ये फ्यूम बनाता है, और इसके अलावा ये चोकिंग काज करता है। इसका जो फेटल डोज है वो हमारे पास 10 to 15 ml है, यानी 10 to 15 ml में ये जब लिया जाता है तो फिर ये फेटल इफेक्ट काज करता है, और इसका जो फेटल डोज है वो 12 to 24 आवर्स है। ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि हमारे पास जब ऑर्गेनिक टिश्यू के साथ मिल जाता है तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड और पिक्रिक एसिड को बनाता है। पिक्रिक एसिड जो स्पेसिफिक येलो डिस्कलरेशन होती है नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग में, वो हमारे पास पिक्रिक एसिड की वजह से होती है। ये कोरोजन काज करता है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस काज करता है, और सर्कुलेटरी फेलियर ये काज करता है। साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग के? तो इसके जो साइन एंड सिम्टम होते हैं उसमें वही डायलेटेड पीपल होता है। तो तकरीबन सारे सल्फ्यूरिक एसिड के सेम है, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो टीथ का जो कलर होता है ना वो हमारे पास चाकी वाइट के बजाय येलो होता है, और टीथ ब्रिटल नहीं होते। इसके अलावा यहाँ पर एब्डामिनल डिस्टेंशन होता है, और स्टमक जो परफोरेशन है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पर हमारे पास जो फिंगर्स है उस पेशेंट का उस येलो नेस हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि पिक्रिक एसिड जो है ना वहाँ पर बनता है। काज ऑफ डेथ क्या है? काज ऑफ डेथ इसमें शाक से भी हो सकता है, स्टमक परफोरेशन उसी तरह जो सल्फ्यूरिक एसिड की तरह है, और केमिकल पेरिटोनाइटिस और लेरेंजियल स्पाज्म और रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, इन सब वजूहत की वजह से हो सकता है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग जब आप कोई बॉडी देखते हो जिन्होंने इस नाइट्रिक एसिड इंजेस्ट किया होता है फेटल डोज में, तो वहाँ पर हमें कोरोजन और येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन का येलो डिस्कलरेशन मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। इसके अलावा लेरिंग्स और ट्रेकिया कंजेस्टेड होंगे। इसके अलावा स्टमक के जो वाल है वो सॉफ्ट और फ्राइबल और अल्सरेटेड होंगे। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स होते हैं पोस्टमार्टम फाइंडिंग, जैसे हमें पता चलता है कि ये नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स क्या है इसके? तो ये मोस्टली एक्सीडेंटल या सुइसाइडल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। होमिसाइडल पर्पस ये बहुत कम है इसके, मेनली ये एक्सीडेंटल और सुइसाइडल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये नाइट्रिक एसिड के बारे में ये सारे मालूमात हो गए। इसके अलावा जिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको हम स्पिरिट ऑफ साल्ट या इसको म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं, ये हमारे पास कलरलेस पंजेंट ऑर्डर होता है इसका, फ्यूमिंग ये फ्यूम पैदा करता है, और इसका बर्निंग टेस्ट होता है। इसका जो फेटल डोज है 15 to 20 ml, और इसका जो फेटल पीरियड है वो 18 to 30 आवर है। ये एक्शन किस तरह करता है? ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्रीशन को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन, कोरोजन काज करता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फ्लेमेशन काज करता है, सर्कुलेटरी फेलियर, ऑलमोस्ट सेम है तक सारे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक और HCl के। इसके जो साइन एंड सिम्टम है तकरीबन वही है, यहाँ पर यानी डायलेटेड पीपल आपको मिलते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंस है वो ये है कि हमारे पास जब यहाँ पर जो वोमिटिंग होता है वो काफ़ी ग्राउंड कलर वोमिटिंग होता है उस पेशेंट का। इसके अलावा यहाँ पर टेनेस्मस यानी एब्डामिनल जो पेन होता है वो अक्सर औकात नहीं होता। और दूसरा फ़र्क ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो लिप्स और माउथ का जो स्किन है उसकी इरोजन नहीं होती, और यहाँ पर हमारे पास स्टमक की परफोरेशन बहुत कम होती है इस HCl के पॉइजनिंग में।
एज़ कम्पेयर टू नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका जो काज ऑफ डेथ है HCl के पॉइजनिंग से, वो हमारे पास शाक से भी हो सकता है, लैरिंजियल स्पज़म से हो सकता है, पल्मोनरी एडेमा से हो सकता है। यहाँ पर पोस्टमार्टम फाइंडिंग आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर जब HCl पॉइजनिंग के पेशेंट को आप देखेंगे तो आपको ब्राउनिश पार्चमेंटाइजेशन मिलेगा। पार्चमेंटाइजेशन का मकसद ये है कि पार्चमेंट बेसिकली वो चमड़ा होता है जानवरों का जहाँ जिस पर लिखाई की जाती है। तो यहाँ पर चूँकि जो अंडरलाइंग इसके कनेक्टिव कोलेजन फाइबर है, इलास्टिक फाइबर है, चूँकि वहाँ पर वो लॉस हो जाते हैं और यहाँ पर उस टिश्यू से वाटर को भी एब्जर्व करता है, तो वहाँ पर उसका जो शेप होता है ना, वो पार्चमेंट की तरह दिखाई देता है, ब्राउनिश पार्चमेंटाइजेशन होती है। और यहाँ पर इन्फ्लेमेशन ऑफ रिस्पायरेटरी पैसेजेस भी होते हैं। स्टमक जो है ना, जब हम स्टमक को देखते हैं तो वहाँ पर ब्राउनिश फ्लूइड मिलता है हमें। इसके मेडिकोलीगल एस्पेक्ट्स जो है ना, वो मोस्टली सुइसाइडल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, एक्सीडेंटल के लिए बाज़ मौके पर इस्तेमाल होता है, लेकिन होमिसाइडल और एबॉर्टिफिकेशन पर्पस के लिए बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो ये मिनरल एसिड का एक शॉर्ट ओवरव्यू था, जिसमें तकरीबन सारे के सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। जितने भी इनके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है वो तकरीबन मैंने सारे कवर किए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं इसके पॉइजनिंग को किस तरह मैनेज करेंगे, पेशेंट को किस तरह उसको क्लिनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके।